भारत के इतिहास में ना कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबरों में नहीं रहते, बल्कि वो देश की आप कह सकते हैं आत्मा को झकझोर देते हैं। अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद यकीनन ऐसा ही एक मामला है। ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो आस्था, इतिहास और राजनीति का एक ऐसा संगम है जिसने दशकों तक भारत की दिशा तय की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे महज 3.25 एकड़ मतलब 2.77 एकड़ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भारत की सबसे बड़ी, सबसे पेचीदा कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। इसका जवाब ना सदियों के इतिहास और हजारों पन्नों के कानूनी दांव पेच में कहीं छिपा हुआ है, और आज हम सब मिलकर इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहानी का अंत तो हम सब जानते हैं, है ना? नवंबर 2019 जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने इस सदियों पुराने विवाद पर एक तरह से कानूनी पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन ये फैसला ये रातों रात नहीं आया था। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं इस फैसले की जड़ों तक और समझते हैं कि आखिर वो कौन से तर्क थे, कौन से सबूत थे जिन्होंने इस कहानी को इसका अंतिम मोड़ दिया। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके सेंटर पॉइंट को समझना जरूरी होता है ना? इस मामले में वो सेंटर है एक जमीन का टुकड़ा। और ये सिर्फ कोई धार्मिक स्थल नहीं था, ये एक ऐसे भूभाग के मालिकाना हक की लड़ाई थी जिसने सच में पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। और वो जमीन कितनी है? बस 2.77 एकड़। हाँ, सिर्फ 3.25 एकड़। इसे ऐसे समझिए, ये एक फुटबॉल मैदान से बस थोड़ा ही बड़ा है। लेकिन इसी छोटे से प्लॉट नंबर 583 ने भारत की राजनीति और समाज में दशकों तक एक तरह का भूचाल ला दिया था। अब अगर हम थोड़ा और जूम इन करें तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, सरकार ने तो कुल 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन असली जो कानूनी लड़ाई थी ना, वो सिर्फ उन 2.77 एकड़ के लिए थी। और कमाल की बात यह है कि इस छोटे से टुकड़े के भी ठीक बीचों बीच सिर्फ 0.313 एकड़ का वो हिस्सा जो सीधे बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे था, बस वही इस पूरे संघर्ष का असली एपिसेंटर था। तो ये सब ये एक दिन में तो हुआ नहीं। ये विवाद एक धीमी आंच पर पक रही आग जैसा था, जिसकी चिंगारियां सदियों से सुलग रही थीं। तो चलिए एक टाइम ट्रैवल करते हैं और उन अहम पड़ावों को देखते हैं जिन्होंने इस आग को धीरे धीरे भड़काया। तो कहानी की पहली परत तो है आस्था की, जहां सदियों से ये मान्यता रही है कि यही वो जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। फिर वक्त आगे बढ़ता है, इतिहास करवट लेता है और साल आता है 1528, जब मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी यहाँ बाबरी मस्जिद बनवाते हैं। फिर सदियां बीत जाती हैं और 1857 में आते हैं अंग्रेज। उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए, बाहर का हिंदुओं के लिए। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये बंटवारा भविष्य में कितने बड़े संघर्ष का बीज बो रहा है। अब आता है आज़ाद भारत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल 1949, 22 दिसंबर की रात, अचानक मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे रहस्यमयी तरीके से रामलला की मूर्तियां प्रकट हो जाती हैं। बस ये घटना एक चिंगारी की तरह थी। इसने एक लोकल विवाद को एक राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई में बदल दिया और सरकार को मजबूर होकर पूरे कॉम्प्लेक्स पर ताला लगाना पड़ा। ताले तो लग गए, लेकिन कई दशकों बाद 1980s में ये मुद्दा अब सिर्फ कोर्ट के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, ये भारत की राजनीति के सेंटर स्टेज पर आ गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा और देखते ही देखते रथ यात्राओं के जरिए ये मुद्दा अयोध्या की गलियों से निकलकर देश के हर घर तक पहुंच गया। और फिर 6 दिसंबर 1992, भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। ये इस पूरे विवाद का सबसे विस्फोटक मोड़ था। इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। पूरा देश दंगों की आग में झुलस गया और एक अलग क्रिमिनल केस की भी शुरुआत हुई। तो दशकों की इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामला पहुंचा भारत की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट ने भावनाओं और राजनीति से ऊपर उठकर अपने ऐतिहासिक फैसले को सबूतों के 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया। चलिए अब इन चारों पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। तो ये 4 स्तंभ कौन से थे? पहला था ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। दूसरा, बहुत पुराने जो ट्रैवलर्स थे उनके लिखे हुए अकाउंट्स।
तीसरा, एक लीगल प्रिंसिपल जिसे कहते हैं निर्बाध कब्जा या अनइंटरप्टेड पोजेशन। और चौथा, इस केस से जुड़े गवाहों के बयान और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, एएसआई की 2003 की रिपोर्ट। ये शायद सबसे अहम सबूत था। देखिए, हाई कोर्ट के कहने पर जमीन के नीचे खुदाई की गई और उस खुदाई से एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि मस्जिद के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी, पुरानी और नॉन इस्लामिक मतलब गैर इस्लामिक बनावट मौजूद थी। इसे एक साइंटिफिक सबूत ने उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें कहा गया था कि मस्जिद एक खाली जमीन पर बनाई गई थी। दूसरा पिलर हमें मिला इतिहास के पन्नों से। 18वीं और 19वीं सदी में जो यूरोपियन ट्रैवलर्स भारत आए, जैसे कि जोसेफ टेफन थेलर, उन्होंने अपनी डायरीज में साफ साफ लिखा कि वो अयोध्या में हिंदुओं को एक खास जगह पर राम के जन्मस्थान के रूप में पूजा करते हुए देख रहे थे। अब ये कोर्ट के लिए बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के आने से भी पहले की हिंदू आस्था का एक, आप कह सकते हैं, एक न्यूट्रल, एक थर्ड पार्टी रिटन प्रूफ। तीसरा पिलर थोड़ा लीगल है। इसे कहते हैं निर्बाध कब्जा या अनइंटरप्टेड पोजेशन। इसका मतलब क्या है? कोर्ट ने ये पाया कि सबूत ये दिखाते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी हिंदुओं ने उस जगह पर पूजा करना कभी बंद नहीं किया, भले ही उन्हें अंग्रेजों की बनाई दीवार के बाहरी आंगन में ही क्यों ना करनी पड़ी हो। उनकी मौजूदगी लगातार बनी रही। इसके उलट सबूतों से ये भी पता चला कि 1949 के बाद से मुसलमानों ने अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ना लगभग बंद कर दिया था और कानून की नज़र में इस तरह की लगातार मौजूदगी मालिकाना हक के दावे को बहुत मजबूत बना देती है। और चौथा पिलर था इंसानी गवाही, मतलब लोगों के बयान। इससे आस्था की गहराई का पता चला। जब एक प्रमुख गवाह से कोर्ट में पूछा गया कि क्या जन्मस्थान थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा और अडिग था। उन्होंने कहा, एक उंगली भी बाएं या दाएं नहीं, केंद्रीय गुंबद ही सटीक जन्मस्थान है, इसमें 1% भी शक नहीं है। इस तरह के बयानों ने कोर्ट को ये मानने पर मजबूर किया कि ये सिर्फ कोई धारणा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक अटूट मान्यता है। तो इन 4 पिलर्स के आधार पर आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ और आस्था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो आखिर क्या था वो ऐतिहासिक फैसला जिसने भारत के शायद सबसे लंबे विवाद पर आखिरकार विराम लगा दिया? कोर्ट ने एकमत होकर यूनानिमसली पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक देवता रामलला विराजमान को दे दिया। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारतीय कानून में देवता को एक लीगल पर्सन या कानूनी व्यक्ति माना जाता है जिनके नाम पर संपत्ति हो सकती है। साथ ही बैलेंस बनाने के लिए कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक अच्छी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। अब फैसला तो आ गया, पर उसे लागू कौन करेगा? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का एक ट्रस्ट बनाया। ये 15 मेंबर का ट्रस्ट है और मंदिर निर्माण के मैनेजमेंट और देखरेख की पूरी जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट को सौंपी गई। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल विवादों में से एक का कानूनी तौर पर अंत कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। एक कानूनी फैसले के बाद मॉडर्न इंडिया के लिए इस पूरी कहानी की असली लेगेसी, असली विरासत क्या है? यह हमारे भविष्य को किस तरह से शेप देगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त और इतिहास ही देगा।